गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल है ये 29 अगस्त 2020 का है और ये दैनिक जागरण का एडिटोरियल है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है दोस्तों चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई का इंतजार, और इसे लिखा दिव्य कुमार सोती जी ने। तो आप देख सकते हैं लद्दाख के पूर्वी, एक तरह से कहें पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरह से कई महीनों से गतिरोध जारी था और है, और भगवान जाने ये गतिरोध कब तक बना रहेगा, और जिस तरह के दावे और प्रमाण पेश कर रहा है चाइना जैसा देश वैश्विक स्तर पर, वो काफ़ी निंदनीय कृत्य है। आपने देखा होगा कि घात लगाकर किस प्रकार से हमारे देश के जवानों को मौत की घाट उतार दिया गया, जो ये असहनीय पीड़ा थी हमारे देश के लिए। जिस तरह से हमारे देश के साथ छलावा किया गया, हमारे देश के जवानों के साथ छलावा किया गया, देश कभी नहीं भूलेगा इस दाग को जिसने वो धोखे से हमारे देश के जवानों के साथ किया है। मैं मानता हूँ हमारे देश के जवान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, पर इस घटना को जीवन भर याद किया जाएगा और कभी भी इस तरह की कोई दोबारा हरकतें न कर दे चीन। इसके लिए हमें ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है कि हमें क्या चालू किया जाए, किन बातों को प्राथमिकता दी जाए, चाइना को कैसे घेरा जाए, उसके बारे में यहाँ पर आज देखेंगे। गलवान में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प हुए 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन तमाम बातचीत के बाद भी बीजिंग का रवैया जस का तस है। चीनी सेना पैंगोंग झील और देपसांग के मैदानों से अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। अब तो वह उल्टे भारत से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कह रहा है। चूँकि अभी तक उठाए गए कदम अपर्याप्त साबित हुए हैं, इसलिए इस पर विचार होना चाहिए कि चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। इस पर विचार करने के पहले भारत पाक सैन्य तनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होता जब भारत पाक की सेनाओं में गलवान जैसी झड़प हुई होती और दोनों सेनाओं की 3-3 डिवीज़न आमने सामने खड़ी होती। ऐसी स्थिति में विश्व बिरादरी इसे लेकर चिंतित होती कि दोनों देशों में परमाणु युद्ध न हो जाए। भारत में भी इसे लेकर गंभीर चर्चा हो रही होती। अब जरा इसकी तुलना भारत चीन के बीच उपजे सैन्य तनाव से करें। भारतीय सेना ने चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए उतनी ही तैनाती की है जितनी चीन ने की है। भारतीय वायुसेना ने अपनी उन्नत हथियार प्रणालियां और लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया। इसके बावजूद चीन में इस बढ़ते सैन्य तनाव के खतरनाक मोड़ लेने की वैसी कोई चिंता नहीं दिख रही जैसी पाकिस्तान के मामले में भारत में दिखाई जाती रही है। यह सही कि भारत चीन के बीच परमाणु युद्ध होने की आशंका न उभरने के पीछे दोनों ही देशों का सामरिक सिद्धांत है, जिसके तहत परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल न करने की बात कही गई है। लेकिन हमारे कदम ऐसे तो होने ही चाहिए कि चीनी नेताओं के दिमाग में एक विनाशकारी पारंपरिक युद्ध का खतरा उत्पन्न हो। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया तो इसका एक कारण भारतीय नीति की प्रकृति है। चीनी नेता भारत द्वारा किए गए सैन्य जमावड़े को एक प्रतिक्रियावादी कदम के तौर पर देख रहे हैं, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अचानक आ धमकी उनकी सेना को और आगे बढ़ाने से रोकने के लिए उठाया गया है, न कि उसके पीछे धकेलने के उद्देश्य से। कोर कमांडर स्तर की बातचीत ने चीन के इस रवैये को स्पष्ट भी किया है। शायद इसी के चलते सीडीएस बिपिन रावत का यह बयान सामने आया है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। तो देख सकते हैं भारत जैसा देश भी डर नहीं रहा है। चाइना के एक एक जवाब का स्पष्ट रूप से जवाब दे रहा है। उसने यहाँ तक भी खुला एक वैश्विक मंचों पर जाकर उसने कह दिया कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं की आवश्यकता है चाइना जैसे देश को, भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा। यदि वह कूटनीति स्तर पर इस बात को सुलझाना चाहता है तो मैं स्वागत करता हूं। यदि वो सैन्य स्तर पर सुलझाना चाहता है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, तो भारत उससे कमज़ोर नहीं है। भारत के पास भी तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं जिसका प्रयोग वह चाइना के विरुद्ध भी कर सकता है। तो चाइना को भी इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि जो पहले से भारतीय क्षेत्र है उसमें इस प्रकार का अतिक्रमण भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन को लगता है कि अगर युद्ध हो भी गया तो वो बहुत ही छोटी अवधि और सीमित भौगोलिक फैलाव वाला होगा। पूर्वी लद्दाख, जहाँ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, चीन के आबादी वाले हिस्सों से हज़ारों किलोमीटर दूर है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत और अक्साई चीन धरती के सबसे वीरान इलाकों में से है।
इन सुदूर इलाकों में भारतीय सैन्य तैनाती चीनी शक्ति के केंद्रों के लिए खतरा नहीं पैदा करती और इसलिए कम्युनिस्ट सत्ता कोई खतरा नहीं महसूस कर रही है। इस मामले में हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह दशकों तक परमाणु युद्ध का भय दिखाकर उसने अपने से बड़े और ताकतवर भारत को अपने यहाँ के आतंकी संगठनों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई से रोक के रखा। यह हमारी नीति की विफलता है कि हम अभी तक चीन को यह संदेश नहीं दे सकें कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका कारण यही लगता है कि पिछले 3 दशक में जब जब चीनी सेना ने कोई घुसपैठ की तब हमने कुछ ले देकर मामले को निपटाने की कोशिश की। चीन को लगता है कि वह जो चाहे करे, भारत उससे युद्ध करने से बचेगा। हमने अभी तक ऐसी सैन्य मुद्रा धारण नहीं की है कि तिब्बत से परे चीनी मुख्य भूमि के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। हमने मलक्का जल डमरू मध्य जिससे चीन के ज़्यादातर समुद्री जहाज़ गुजरते हैं में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि चीनी आयात निर्यात के लिए दिक्कतें पैदा हो जाए। आप देख सकते हैं कि इस समय क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो दोस्तों, एक देश दूसरे देश, तीसरे देश, ऐसे सारे देश चैन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। यदि भारत जैसा देश चाहे तो आज चाइना जैसे देश को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि कई ऐसे मार्गों का मदद लेता है चाइना। यदि उसे हम चाहें भारत जैसा देश तो उसे रोक सकता है, उस पर किसी प्रकार की अड़चनें पैदा कर सकता है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। पर भारत जैसा देश, कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की नीति से हम चलते हैं, पूरे विश्व संसार को हम अपना घर मानते हैं। पर इसका कुछ ऐसे मुल्क हैं जो शत्रु देश हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। यदि वो ये चाहते हैं कि हम वो रूप धारण करें जो हमें अभी आवश्यकता नहीं है, पर यदि आप चाह रखते हैं तो आप उस रूप के लिए भी तैयार रहिएगा। जब चीन सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बता सकता है तो भला भारत चीनी मालवाहक जहाज़ों को परेशान क्यों नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर उसे जब तक हमारे सैनिकों का देपसांग जैसे इलाकों में गश्त हो रहा है और हमारे देश के जवान जो है कि तमाम जो समुद्री जो हमारा रीजन क्षेत्र होता है वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि देश आपका है तो आपके यदि बगल में समुद्र है, समुद्र का किनारा है, तो समुद्र का इतना 72 से इतना आपका होगा। पर दोस्तों, इन सारी बातों को भी ताक पर उखाड़ के फेंक देता है चाइना जैसा देश, कहता ना सब हमारा है। तो इस तरह का जो रवैया जो अपना लिया है, जो विस्तारवादी नीति की सोच में पागल हो गया है और कई देशों को उसने अपना शत्रु बना बैठा है, इससे भविष्य में बहुत नुकसान होने वाला चाइना जैसा देश का। और हमें आज आवश्यकता है कि दोस्तों एक ऐसे वैश्विक मंचों का निर्माण करें और उस मंचों के माध्यम से जितने भी पीड़ित देश हैं उनकी आवाज़ें उस मंच से उठाएं और चाइना जैसे देश को घेरने का प्रयास करें। अन्यथा ये चीज़ें और भी खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिस तरह से ये बार बार विस्तारवादी नीति को तवज्जो दे रहा है। भारत की कार्रवाई हिचक के साथ नहीं होनी चाहिए, वरना बीजिंग को यही संदेश जाता रहेगा कि भारत जो कर रहा है वह महज लेन देन के लिए, दबाव बनाने के लिए कर रहा है। गलवान की झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों की ओर नज़र डालें तो टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स प्रतिबंध एक बेहद मजबूत कदम ज़रूर था, लेकिन हम वहीं रुक गए। अगर सीमा पर तनाव न हुआ होता तो भी हुआवे जैसी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थीं, लेकिन हम उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ध्यान रहे कि कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश ऐसे कदम उठा चुके हैं जबकि उनका चीन के साथ कोई सैन्य टकराव भी नहीं हुआ। तो यदि कुछ लोग हमारे भारत जैसे देश में ही रहकर जो उनकी सोच थी कम्युनिस्ट टाइप की, या फिर कहें कि चाइना जैसे देश के साथ जो लगाव था, जो झुकाव था, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत निर्णय था कि चाइना के ऐप्स को आप प्रतिबंध कर दिए हैं। तो आपको बता दें, सो डियर मैडम, आप जाके उन देशों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि जो दूसरे महाद्वीप में स्थित थे, एशिया महाद्वीप की बात छोड़िए, जो दूसरे महाद्वीप में स्थित थे उनसे कोई सैन्य टकराव नहीं था, कोई क्षेत्रीय टकराव नहीं था, कोई आर्थिक टकराव नहीं था, फिर भी वहाँ के लोगों ने इस एप्लीकेशंस, इन कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि उन्हें पता था एक जो प्राइवेसी की बात होती है, निजता की बात आती है, कहीं ना कहीं उनके देश में ये कंपनियां उनका उल्लंघन कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया। हैरत नहीं कि चीनी नेताओं ने टिकटॉक के विरुद्ध भारतीय कार्रवाई को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में महज दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा हो। यह तय है कि अपनी सेना भारत की ओर रवाना
करने से पहले चीनी नेताओं ने यह आकलन किया होगा कि भारत जवाब में ऐसा क्या कर सकता है जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभव है कि अपने सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चीन कुछ सीमा तक आर्थिक नुकसान उठाने का मन पहले से बनाए हो। वैसे भी पिछले 2 दशकों में व्यापार असंतुलन के चलते वह खरबों डॉलर के मुनाफे पर बैठा है। चीन को पीछे धकेलने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भारतीय कार्रवाई इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उससे होने वाला नुकसान चीनी व्यापार जगत की सहन शक्ति से बाहर हो। सैन्य स्तर पर भी चीन को यह संदेश जाना चाहिए कि भारत सीमा पर सैन्य तैनाती से आगे जाकर उसके मालवाहक जहाज़ों को भी निशाने पर ले सकता है। इसी के साथ हमें चीन को यह संदेश देना होगा कि अगर वह हम पर युद्ध थोपेगा तो वह अक्साई चीन के वीरान इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी आँच शेनझेन और शंघाई जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों तक महसूस होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।